रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए आपका जगबीर गुरु जी एक वीडियो और लेके आया है, मेरे सवाल जवाब। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व एवं विभिन्नता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज प्रश्न लेके आया हूँ, व्यक्तित्व एवं विभिन्नता। तो पहला सवाल यह है, पहले मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। पहला सवाल यह है, व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? अरे बहुत ही आसान और सरल शब्द है और सब प्रश्न भी आपको सरल लगेगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है। और मैंने ये हिम्मत इसीलिए की कि इसमें कुछ समान से दिखने वाले शब्द हैं, जैसे पर्सनल, पर्सनैलिटी, पर्सोना और पर्सन। ये चार ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे से लगते हैं, इसलिए मैंने ये बनाई है। मुझे पता है कि ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन शुरुआत मैंने एक सरल से सवाल से की है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी एक चीज़ काम आएगी कि एक जैसे शब्द हों तो वहाँ पर हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ पर तथ्य देख लेते हैं। व्यक्तित्व में विभिन्नता में व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया। अब यहाँ पर देखो, पर्सोना शब्द का अर्थ है नकली चेहरा या नकाब। प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य और आंतरिक गुणों के समावेश को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अब यहाँ पर जो नीले अक्षरों में पर्सोना शब्द लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग देखो, PERSONA, पर्सोना। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो पर्सोना है वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो ये थोड़ा सा कभी कभी सरल सवालों में आ जाता है। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है गद्यात्मकता, दूसरा ऑप्शन आत्म चेतना, तीसरा आत्म केंद्रित, चौथा सामाजिक स्थिरता। यानी व्यक्तित्व और एक है संगठित व्यक्तित्व। अब ये संगठित व्यक्तित्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें प्रश्न को समझो, इसमें विशेषता तो नहीं है उसका पता करना है। मतलब ये सारी विशेषताएं हैं, इनमें से एक विशेषताएं ऐसी है जो संगठित व्यक्तित्व की नहीं है, उसको ढूंढना है इसमें से। तो उसको ढूंढने के लिए हम चलते हैं संगठित व्यक्तित्व के गुणों में। पहला आत्म चेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं है कि वो दूसरा जगाएगा तो जगेगा, यानी उसके अंदर खुद की चेतना होती है। कॉन्शियसनेस, कई बार हम कहते हैं ना कि फलां व्यक्ति को फलां व्यक्ति ने जगाया, उसने उपदेश दिया, उसने वहाँ से सीख ली, तब जाकर के उसको प्रेरणा मिली है और वो जागा है, यानी उसके अंदर चेतना की अनुभूति हुई है, चेतना जागृत हुई है। लेकिन संगठित व्यक्तित्व का जो गुण वाला आदमी है उसमें आत्म चेतना यानी वो खुद से ही प्रेरित होता है, खुद के अंदर ही अपने आप व्यक्तित्व को निखार लेता है। उसके लिए कोई सभा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्यूटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर अपने आप चेतना पैदा होती है कि मुझे इस संसार में ये काम करना चाहिए, इतना महान काम करना चाहिए, अपने आप अनुभूति होती है। दूसरा सामाजिकता, यानी समाज के कामों में वो ज़्यादा भाग लेता है, समाज में उसको मान्यता मिलती है, उसकी छवि, उसकी साख समाज के अंदर बहुत अच्छी होती है, यानी सामाजिक गुणों से वो भरपूर होता है, समाज के संपर्क में ज़्यादा रहता है, वो एक सामाजिक प्राणी की भूमिका अदा करता है। ये संगठित व्यक्तित्व के गुण होते हैं। तीसरा है संवेदनशीलता, वो यानी हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। पर इंग्लिश में दिया हुआ भी है एडजस्टेबिलिटी, यानी कहने का मतलब संवेदनशीलता जो होती है वो गुण है जो एक संगठित व्यक्तित्व के धनी में पाई जाती है। वो हर तरह के मौसम में, हर तरह की परिस्थिति में
कोई संकट काल में भी वो अपने धैर्य को डिगाता नहीं है, यानी एडजस्ट कर लेता है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। वो संवेदनशीलता का गुण संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में ही मिलते हैं। चौथा, प्रबल संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब ये बहुत बड़ा गुण है। संगठित व्यक्तित्व, जैसे महात्मा गांधी के अंदर एक गुड़ खाने की जो बुरी आदत थी, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण ही उसने छोड़ दी थी। जिन व्यक्तियों में विल पावर कमज़ोर होती है, वो आदमी किसी नशे के आदी जब हो जाते हैं तो वो नशे की प्रवृत्ति उनसे छूटती नहीं है। उसका कारण क्या है? उसकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है। लेकिन संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में प्रबल संकल्प शक्ति पाई जाती है। यानी बहुत से हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जैसे भगत सिंह ने संकल्प लिया था, प्रबल संकल्प, यानी एक बार संकल्प ले लिया तो उसे डिगने वाले नहीं होते वो। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, यानी वो संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद भी इसी श्रेणी में आते हैं, महात्मा गांधी भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी हमारे देश के बहुत महान व्यक्ति जो हुए हैं, उनकी संकल्प शक्ति बहुत ही प्रबल रही है, इसीलिए वो महान व्यक्ति मिले हैं। वो संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। यानी उनकी विल पावर बहुत इतनी मजबूत थी कि संसार की कोई भी शक्ति उनकी संकल्प शक्ति को डिगा नहीं सकी। बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो काले पानी की सज़ा भी भुगत के आए थे, अंग्रेज़ों की यातना भी उन्होंने सही थी, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति डिगी नहीं। जिनकी कमज़ोर थी वो उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया और आराम की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन जिनकी संकल्प शक्ति थी, उन्होंने संघर्ष किया, संकट झेला और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो ये संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ही थे। पांचवा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उनका बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। वो जल्दी सी उनका मेंटल हेल्थ इतना स्ट्रांग होता है कि वो जल्दी सी आवेश में नहीं आते, क्रोधित नहीं होते, गुस्से में नहीं होते। उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से, सरलता से सुलझा लेते हैं। और उनका शरीर भी बहुत ही मजबूत मिलता है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद का, सुभाष चंद्र बोस का, ये बोलते हैं भगत सिंह का, इनका स्वास्थ्य बहुत ही दृढ़ था, उनका शरीर बहुत मजबूत था और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उच्च कोटि का था। तो ये संगठित व्यक्तित्व के गुण हैं। छठा है मनोदैहिक तंत्र, साइको फिजिकल सिस्टम। यानी शरीर और उनका जो साइको है, मनो यानी मस्तिष्क, इन दोनों का जो तंत्र है वो बहुत ही उनमें एक दूसरे में बहुत ज़बरदस्त बंधन, सहयोग, साहचर्य और संवेदनशीलता होती थी। पारस्परिक संबंध बहुत इतना सुदृढ़ होता है साइको और फिजिकल का, बहुत ही, यानी मनोदैहिक तंत्र है वो उनका बहुत स्ट्रांग मिलता है, सुदृढ़ मिलता है। सातवां है गत्यात्मक यानी डायनेमिक। गत्यात्मकता का मतलब हमने पहले भी समझ लिया है कि भाई स्थिरता उनमें, और एक गत्यात्मकता, वो किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। सामयिक स्थिरता यानी इमोशनल बैलेंस, यानी उनमें स्थिरता मिलती है उसके समय को में। यानी संगठित व्यक्ति किसी भी विकट परिस्थिति में तुरंत रोना शुरू नहीं करते हैं, उसको गुस्से में आके छोड़ नहीं देते हैं। कई बालक ऐसे होते हैं जो गुस्से में आके घर छोड़ देते हैं, वो उनमें सामयिक स्थिरता नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में किसी की मृत्यु होने पर तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, उनमें सामयिक स्थिरता नहीं मिलती है। कुछ लोग विद्यालय में सजा पाने के डर से और गुस्से में आके विद्यालय छोड़ देते हैं, उनमें सामयिक स्थिरता नहीं मिलती। कुछ लोग गुस्से में आके देश छोड़ देते हैं और सामयिक स्थिरता नहीं मिलती उनमें। तो सामयिक स्थिरता किन में मिलती है? जो संगठित व्यक्तित्व वाले गुण जिसके अंदर उपलब्ध होते हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए डटे रहते हैं और
अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, प्रेम को काबू में रखते हैं, अपने जो संवेग होते हैं रोने वाला उस पर नियंत्रण होता है उनका, और आवेश में कम आते हैं। यानी संवेगों की उनके अंदर स्थिरता मिलती है, नियंत्रण कर लेते हैं अपने संवेगों के ऊपर। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि जिनमें संवेग स्थिर नहीं रहते हैं, वो लालसा के मारे, उस लालसा की तृप्ति के मारे गलत संगत में पड़ जाते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाते। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन गत्यात्मकता है, ये संगठित व्यक्तित्व विशेषता है। आत्म चेतना है, आत्म केंद्रित है और सामाजिक स्थिरता है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है आत्म केंद्रित वाला, वो जो विशेषता है वो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। बाकी आत्म चेतना भी है, सामाजिक स्थिरता भी है, गत्यात्मकता भी है। यानी आत्म केंद्रित संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अब जब यहाँ व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। आजकल तो एक और दे दिया उभयमुखी व्यक्तित्व भी आ गया है मार्केट में, कि जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं में से यह दिया हुआ है कि इसमें बाकी विशेषताएं तो हैं, लेकिन एक विशेषता ऐसी है जो बहुमुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन अधिक मित्र। क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला अधिक मित्र बनाता है। दूसरा साहित्य में रुचि। क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले की व्यक्ति की साहित्य में रुचि होती है, क्या वो ज़्यादा किताबें पढ़ता है, साहित्य लिखने में या पढ़ने में क्या उसकी रुचि है। तीसरा है, क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति सामाजिक होता है, यानी समाज के संपर्क में ज़्यादा होता है, समाज की को एकजुट रखने में, समाज का निर्माण करने में, समाज को शिक्षित करने में, समाज की समस्याओं का निराकरण करने में क्या उस व्यक्ति की अधिक रुचि है। चौथा है नेतृत्व क्षमता। क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति में लीडरशिप की कैपेसिटी होती है। ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम उन तथ्यों को जान लेते हैं। जुंग या युंग एक ही नाम है, कहीं जुंग बोल देते हैं, कहीं युंग बोल देते हैं। तो जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पर दो तरह के व्यक्तित्व बताए हैं जुंग ने, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब यहाँ पर देखो, एक्सट्रावर्ट यानी बहिर्मुखी के बारे में पूछा है, तो बहिर्मुखी के बारे में देख लो। बोलने वाले होते हैं, वाचाल होते हैं, यानी जहाँ पर बोलने की आवश्यकता होती है वहाँ पर वो ज़रूर बोलते हैं, रुक नहीं सकते। कहने का मतलब जहाँ, जैसे हमारी इंदिरा जी थी, इंदिरा गांधी बोलने वाली थी, यानी वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले नेता थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बोलते हैं, बोलने वाले हैं, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। जैसे हमारे समाज में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं, वाचाल हैं। दूसरी विशेषता है, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाला होता है। अपने अंदर जो होता है उसको दबा के नहीं बैठता, उसके अंदर जो विचार हैं वो खुल के दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों में रुचि, यानी कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है उसकी सामाजिक कामों में और राजनीतिक विषयों में बहुत रुचि होती है। सामाजिक कामों में जैसे समाज की सेवा, दलित, पीड़ित, दुखी, निर्धन, महिला, इन सब की सेवा,
समाज के अंदर बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब से संबंधित समस्याओं के निराकरण में वो बहुत अपनी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति हो, उसकी रुचि होती है। राजनीतिक विषयों में भी उसकी रुचि होती है, जैसे चुनाव में किन अच्छे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, इनसे संबंधित में उसकी रुचि होती है। और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। और उसकी अधिक मित्र मंडली मिलती है, यानी उसके मित्र बहुत मिलते हैं, उसको दोस्त बनाना बहुत पसंद है और वो हर व्यक्ति के साथ में जल्दी घुल मिल जाते हैं, यानी उसकी मित्र मंडली बहुत बड़ी मिलती है आपको। फिर है अंतर्मुखी। तो हमें यहाँ मेरे हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। बहिर्मुखी के बारे में पूछा था तो वही पढ़ लिया हमने, चलो साथ साथ में अंतर्मुखी भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोवर्ट वाले वही उसके विपरीत हैं, यानी चुप रहने वाले, मितभाषी, कम बोलते हैं। वो लेखक होते हैं या दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं। दूसरे ये शर्मीले होते हैं, संकोच करते हैं, कोई बात बताने में घुट जाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते अपनी समस्या को, समाज की समस्या को या खुद की बात को भी नहीं बोल पाते। वो शर्मीले होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं। ऐसे अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले होते हैं। एकांत प्रिय, यानी इनको मित्र मंडली अच्छी नहीं लगती, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। वो एकांतवास उनको अच्छा लगता है। दोस्तों का अभाव होता है, यानी वो कम ही लोगों से दोस्ती रखते हैं। आध्यात्मिक या साहित्यिक विषयों में रुचि होती है, यानी धर्म से संबंधित और साहित्य से संबंधित विषय हैं उनमें बहुत रुचि रखता है। नेतृत्व का अभाव होता है, यानी लीडरशिप, नेता बनने के गुण उसमें अच्छे नहीं होते हैं। समाज की कोई भी समस्या हो उसको लीड करके आगे चल करके, या परिवार की समस्या उसमें भी वो लीड करके किसी समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं होती, उनमें अभाव होता है नेतृत्व का, गुणों का। फिर लेखक बनने के गुण जरूर होते हैं, इसमें उत्तम लेखक पाए जाते हैं। अंतर्मुखी होते हैं ना, वो लेखक बड़े होते हैं। ये विशेषता तो देखी गई, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जुंग ने तो बेचारे ने विशेषता बताई थी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की। तो इसमें बहिर्मुखी का पूछा है, यानी अधिक मित्र बनाते हैं, सही बात है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले तो इसकी विशेषता ये तो है, और ये प्रश्न में पूछ रहे हैं नहीं है, तो पहली विशेषता तो है। साहित्य में रुचि ये भी है। हाँ, साहित्य में रुचि ये नहीं है, क्योंकि साहित्य में रुचि होती है ज़्यादा किसकी, कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, लेखक, दार्शनिक, ऐसे ये साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं अंतर्मुखी वाले। तीसरा ऑप्शन सामाजिक है, यानी सामाजिक कामों में और राजनीतिक कामों में रुचि रखने वाले हैं, वो तो बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व होते हैं। तो ये सही बात है, ये विशेषता है। नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप के गुण होते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले में होती है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है साहित्य में रुचि, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा। कहने का मतलब बहिर्मुखी की व्यक्तित्व की विशेषताएं देखो, ये इन्होंने दी हुई हैं। बहिर्मुखी में बोलने वाले होते हैं, विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाले होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विषय में रुचि रखने वाले होते हैं, अधिक मित्र मंडली होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने आपको व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बातें बताई हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। अगर आपने प्रश्न देख लिए, समझ लिए, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी प्रश्न पत्र को हल करने में। और शायद मुझे नहीं लगता कि ये अवधारणा स्पष्ट करने के बाद में आपका सवाल गलत हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, आपका जगबीर मनीठिया आपके साथ में बना रहेगा और आपके लिए अच्छी वीडियो बना के लेके आएंगे। तो आपको परीक्षा का जो समय नज़दीक आता जा रहा है उसमें कुछ सहायता मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।